लास्ट क्लास है ऑसिलेशन की, ठीक है भैया, ऑसिलेशन, ठीक है भैया। टॉपिक का नाम है भैया फ्री डैम्ड एंड मेंटेन्ड ऑसिलेशन। फ्री ऑसिलेशन क्या होता है? मान लीजिए स्प्रिंग है, इसके साथ एक मास अटैच्ड है ना, और ये यहां पर फिक्स्ड है। मैंने क्या किया, इसको मीन पोजीशन से दूर हटाया और कहां ले गया, एक्सट्रीम पे, और छोड़ दिया। जब एक्सट्रीम पर आप छोड़ोगे तो एक फोर्स क्या करेगा, इसको मीन की तरफ ले जाएगा, और जब जब ये जैसी मीन पे पहुंचेगा तो इसके पास क्या आएगी, वेलोसिटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? उस वेलोसिटी के साथ मीन पे रुकेगा नहीं, आगे निकल जाएगा, ठीक है, ऊपर चला जाएगा, मीन से ऊपर जाएगा। फिर क्या होगा, ग्रेविटी की वजह से नीचे आएगा, फिर मीन पे आएगा, फिर मीन पर क्या आएगी, इसके पास वेलोसिटी आ जाएगी, और फिर क्या करेगा, उस वेलोसिटी की वजह से फिर क्या करेगा, ये ओवरशूट कर जाएगा। क्या करेगा? और ये लगातार होता रहता है अपने आप, ठीक है। एक बार एनर्जी देने के बाद आपने छोड़ दिया और ये ऑसिलेशन हो रही है, इसी को हम क्या कहते हैं भैया, फ्री ऑसिलेशन। क्या कहते हैं? फ्री ऑसिलेशन, ठीक है, वही लिखा हुआ है। इफ अ बॉडी इज कैपेबल टू ऑसिलेशन, अगर एक बॉडी समर्थवान है किसमें, ऑसिलेशन करने में, तो इस स्लाइटली उसको क्या करते हैं, अगर आप इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा भी डिस्प्लेस कर देते हो और उसको छोड़ देते हो, तो वो ऑसिलेशन क्या करती है, करना चालू कर देती है अपनी फ्रीक्वेंसी से। जो उसकी खुद की फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम क्या कहते हैं भैया, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं? अगर मैं बात करूं तो एक स्प्रिंग वाला, अगर स्प्रिंग के साथ आप एक मास अटैच करके, इसका स्प्रिंग का कांस्टेंट क्या है, ये ऑसिलेट करेगा, तो इस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा। और अगर एक पेंडुलम है, पेंडुलम को आपने ऐसे एक्सट्रीम पर ले गए, ठीक है, मीन था, एक्सट्रीम पर ले गए, यहाँ पे छोड़ दिया, तो ये जिस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा वो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 1/2 पाई अंडर रूट एल अपॉन में जी, ठीक है भैया। तो ये तो टाइम पीरियड होता है, फ्रीक्वेंसी इसका उल्टा हो जाएगा, जी अपॉन में एल हो जाएगा, ठीक है भैया। तो हर सिस्टम, जो सिस्टम ऑसिलेट कर सकता है, उसको अगर आपने एक बार क्या किया, एनर्जी दी, एनर्जी देने के बाद उसको छोड़ दिया, तो वो क्या होगा, उसके अंदर ऑसिलेशन रुकेगी नहीं, लगातार वो क्या करेगा, ऑसिलेट करता रहेगा। जिस फ्रीक्वेंसी से वो ऑसिलेट करता है उसको उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। समझ गया भैया? आगे बढ़िए और देखिए आगे, सम इंपोर्टेंट फीचर ऑफ ऑसिलेशन, फ्री ऑसिलेशन। फ्री ऑसिलेशन कुछ फीचर होते हैं, ठीक है, ठीक है। चलो देखिए, कह रहे हैं इन अब्सेंस ऑफ, देखिए भैया ध्यान दीजिए, अगर मैं सारे डिसिपेटिव फोर्स, ज्यादा ना, डिसिपेटिव फोर्स क्या होते हैं, क्या होते हैं विशु, वो फोर्स जो ऑसिलेशन को रोक देता है, उसे हम क्या कहते हैं भैया, डिसिपेटिव फोर्स। वो फोर्स होता है जो एनर्जी को क्या करता है, लगातार कम करते आता है। जैसे मान लीजिए आप पत्थर फेंक दीजिए ऐसा, तो आपको ग्रेविटी नहीं, एयर रेजिस्टेंस, एयर का जो विस्कस होता है, विस्कोसिटी होती है, वो धीरे धीरे क्या करती है, उसकी मोशन को क्या करते हैं, स्लो डाउन करते हैं। जो भी किसी की एनर्जी में लॉस का कारण है उसे डिसिपेटिव फोर्स कहते हैं। वो फ्रिक्शन हो सकता है, विस्कोसिटी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अगर हम सारे डिसिपेटिव फोर्स को हटा दें, जहां पर फ्री ऑसिलेशन हो रही है, वहां पे सर सारे डिसिपेटिव फोर्स को हटा दें। डिसिपेटिव फोर्स मतलब वो फोर्स जो एनर्जी को लगातार क्या करते हैं, कम करते हैं। उसको हटा दोगे तो आपकी ना तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी ऑसिलेशन का, ना ही उसका एम्पलीट्यूड, यानी वो हमेशा किस नेचर का रहेगा, सिंपल हार्मोनिक नेचर का। किसका नेचर का रहेगा? तो वही लिखा हुआ है, हाँ खाली लिखा, हाँ, in the absence of dissipative force such a body vibrate with a constant amplitude and frequency। तो उसकी मोशन हमेशा कैसी रहेगी भैया, सिंपल हार्मोनिक। आपको याद है ना, जिसकी फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड कभी चेंज नहीं होता, कैसी मोशन होती है, सिंपल हार्मोनिक। याद नहीं याद है फीचर ऑफ सिंपल हार्मोनिक? इसका जो एम्पलीट्यूड होता है, किसका एम्पलीट्यूड, जो फ्री ऑसिलेशन होता है उसका एम्पलीट्यूड होता है, वो किस पे डिपेंड करता है भैया, इनिशियल एनर्जी पे। किस पे? आप क्या करो, पेंडुलम को ज्यादा हाइट तक ले आओ, छोड़ो, तो आप देखोगे पेंडुलम मीन से ज्यादा दूर जाएगा, है ना। तो यानी उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, ज्यादा होगा। स्प्रिंग को अगर ज्यादा खींच दोगे, इनिशियली आप ज्यादा खींच दोगे, ज्यादा एनर्जी सप्लाई कर दोगे, तो मीन से क्या होगा, ज्यादा ज्यादा रहेगा, यानी उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड भी क्या होगा उसका, तो यानी जो भी उसका ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड होता है वो इनिशियल एनर्जी पे ही डिपेंड करता है। समझ गए भैया? अगला कह रहा है जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, वो बॉडी जो ऑसिलेट कर रही है उसके डायमेंशन पे डिपेंड करती है। जैसे आपका स्प्रिंग ऑसिलेट कर रही है, तो उसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी वो स्प्रिंग कांस्टेंट और बोब के मास पे डिपेंड करेगी। अगर आपका सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है, मुंह पे रैप्टा मार दूंगा, समझा ना, समझा ना मैं क्या क्यों कह रहा हूं ऐसा, ठीक है, ठीक है। और अगर आपका बॉब है, बॉब को तो छोड़ दीजिए, तो वो जो फ्री ऑसिलेट करेगा, वो ऑसिलेशन का जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो किस पे डिपेंड करेगी, लेंथ पर और हाइट पे डिपेंड करती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर, ठीक है भैया, समझ गया। तो इन सारी चीजों पर डिपेंड करता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बढ़िए, एग्जाम्पल तो आपको बता दिया भैया, ट्यूनिंग फॉर्क देख लेता है, ट्यूनिंग फॉर्क
ऐसा चिमटे ऐसा होता है, काफी भारी होता है, हैवी होता है। अगर एक बार इसको एनर्जी दे दोगे ना तो उसके अंदर लगातार उसके जो चिमटे की जो पंखड़ी सी होती है वो लगातार क्या करती है, ऑसिलेट करती रहती है। ठीक है भैया, वो अपने आप कर रही है तो कैसी, और फ्री ऑसिलेशन है। ठीक है, और जिस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रही है वो क्या है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, और वो फ्रीक्वेंसी डिपेंड करेगी उसके डायमेंशन पे। बड़ा चिमटा ले लोगे तो क्या होगा, अलग तरीके से फ्रीक्वेंसी आएगी उसके अंदर। पेंडुलम ले लोगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, अलग रहेगी। उसकी फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड करेगी, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ पेंडुलम पर। ठीक है, अगर आप फ्री ऑसिलेशन करा रहे हो स्प्रिंग का, स्प्रिंग के साथ मास अटैच करके, तो उसका जो ऑसिलेशन का टाइम पीरियड रहेगा या फ्रीक्वेंसी रहेगी वो किस पे डिपेंड करेगी, उसके स्प्रिंग कांस्टेंट पर और मास। ठीक है, आगे बढ़े, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, सितार गिटार की जो स्ट्रिंग होती है ना, उसको एक बार आप खींच दो तो उसके स्प्रिंग के वो गिटार के अंदर भी क्या होता है, ठीक है, उसका टाइम, उसकी फ्रीक्वेंसी और उसका टाइम पीरियड क्या होता है, अलग फॉर्मूला होता है। ड्राइव करेंगे आगे वेव चैप्टर में। ठीक है भैया, क्या है डैम्ड ऑसिलेशन, किस पे आते हैं भैया, डैम्ड ऑसिलेशन। हमारी डेली लाइफ में जितनी भी ऑसिलेशन होती है सबकी सब क्या होती है, डैम्ड होती है। डैम्ड मतलब पहले तो आप खूब एनर्जी देते हो, एनर्जी देने से क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है, धीरे धीरे क्या होता है, धीरे 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 क्या होता है, डिसिपेटिव फोर्स की वजह से धीरे धीरे एनर्जी क्या होती है, कम होने लगती है। और एक ऐसा टाइम भी आता है जब ऑसिलेशन क्या होती है, कंप्लीटली वैनिश हो जाती है। ठीक है, इसे हम डैम्ड ऑसिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, कह रहा है भैया द ऑसिलेशन इन विच द एम्पलीट्यूड डिक्रीज ग्रेजुअली विद द पासेस ऑफ टाइम आर कॉल्ड डैम्ड ऑसिलेशन। समझ गया, इसमें एम्पलीट्यूड लगातार किसकी वजह से कम हो रहा है, एम्पलीट्यूड डिसिपेटिव फोर्स की। डिसिपेटिव फोर्स हटा दोगे तो ना तो फ्रीक्वेंसी चेंज होने वाली, नहीं। फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या होता है विशु, अब याद करेगा 11वीं क्लास में, 12वीं में आने वाला है मेरे ख्याल से, तो आप हो सकता है आ जाए, भगवान से नहीं तो। फ्रीक्वेंसी नहीं पता, 50 पर रखा नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकेंड, फ्रीक्वेंसी 1/, में अब तो मत याद करना इसे, 1/, में तो फ्रीक्वेंसी बहुत मारूंगा, ध्यान रखियो। इन एक्चुअल प्रैक्टिस मोस्ट ऑफ द ऑसिलेशन अकरिंग इन द विस्कस मीडियम। विस्कस मीडियम जानते हो ना, जहां पर विस्कस फ्लूइड हो, जहां पर एयर भी क्या है, फ्लूइड ही है, विच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। ठीक है, इसके अंदर ऐसे फ्लूइड वूड के अंदर जो भी मोशन होती है वो सबकी सब क्या होती है, डैम्ड होती है। क्योंकि फ्लूइड क्या लगाता है, लगातार उसको अपोज करता है, उसकी एनर्जी को लगातार लूज कराता है, और वो ऑसिलेशन क्या होती है, डैम्ड आती है कुछ टाइम बाद। ठीक है, जैसे एयर है, ठीक है, वाटर वगैरह जहां पर भी आप परफॉर्म करते हैं ऑसिलेशन को, वो धीरे धीरे एनर्जी क्या होती है, खत्म होती रहती है। किसकी फॉर्म में, हीट की फॉर्म में। क्योंकि आपको पता है जब वो मीडियम में चलेगा, वो बॉडी चलेगी, तो उसकी जो एनर्जी रहेगी वो, मतलब वो बॉडी क्या करेगी, एयर के साथ फ्रिक्शन होगा उसका, और फ्रिक्शन जब भी यहाँ पर भी फ्रिक्शन होता है, वहां पर एनर्जी किसकी फॉर्म में लॉस होती है, हीट की फॉर्म में। तो हीट की फॉर्म में धीरे धीरे वो क्या होती है, लगातार लॉस होता रहता है, एम्पलीट्यूड लगातार क्या होता है भैया, कम होता रहता है, और टाइम के साथ कुछ हुआ क्या होता है, जीरो हो जाता है, एम्पलीट्यूड खत्म हो जाता है। ठीक है, लिखा इन एन ऑसिलेशन, ऑसिलेशन मोशन डिसिपेटिव फोर्स प्रोड्यूस 3 इफेक्ट। जब ऑसिलेटरी मोशन हो रही होती है ना, तो डिसिपेटिव फोर्स 3 इफेक्ट प्रोड्यूस कर, कुछ इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, 3 ही नहीं होते, बहुत सारे इफेक्ट होते हैं, लेकिन जो मेन मेन है वही लिखवा रहे हैं। ठीक है भैया, जैसे देखिए, लगातार जो मोशन होती है उसका एम्पलीट्यूड क्या होता है, चेंज होता रहता है। क्या होता है, और जब एम्पलीट्यूड चेंज होता है तो सिंपल हार्मोनिक नहीं आती, वो मोशन सिंपल हार्मोनिक, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड अगर दोनों ही चेंज हुआ है, मतलब चेंज हुआ है दोनों में से कोई सा भी, तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं रह जाती, यानी वो कैसी नहीं जाती, पीरियोडिक हो जाती है। क्या होती है, तो कह रहा है भैया एम्पलीट्यूड चेंज होने की वजह से वो मोशन क्या होती है, पीरियोडिक में कन्वर्ट हो जाती है। किसमें कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, इट डिक्रीज द एम्पलीट्यूड ऑसिलेशन। लगातार क्या होता है भैया, आपको पता है, पहली तो मोशन क्या होती है, सिंपल हार्मोनिक से क्या कन्वर्ट हो जाती है, पीरियोडिक। सिंपल हार्मोनिक से पीरियोडिक में कैसे कन्वर्ट होगी, बताओ दिव्यांशु, सिंपल हार्मोनिक से कैसे कन्वर्ट होगी, क्या, अब मैंने सिंपल हार्मोनिक की डेफिनेशन क्या लिखा, फीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, कि उसका एम्पलीट्यूड कभी चेंज, यहाँ पर एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, इसका मतलब एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, तो सिंपल हार्मोनिक तो नहीं रहेगी, और जब सिंपल हार्मोनिक रहेगी तो क्या रहेगी, पीरियोडिक रहेगी। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसे, डिसिपेटिव फोर्स की वजह से क्या किस में कन्वर्ट हो जाती है, पीरियोडिक में। दूसरा, एम्पलीट्यूड लगातार क्या होता है आपका, कम होता रहता है। क्या होता है भैया, ऐसे देखो, दिख रहा है ना आपको, एम्पलीट्यूड लगातार क्या हो रहा है, कम हो रहा है, एट लास्ट क्या होता है, जीरो हो जाता है। क्या होता है, आगे बढ़े राधु जी, हे राम। ठीक है, एग्जाम्पल फर्स्ट, द ऑसिलेशन ऑफ स्विंगिंग इन एयर। वही आपको बता रखा है, पेंडुलम अगर स्विंग करता रहता है एयर के अंदर तो धीरे धीरे क्या होता है, कैसी मोशन है, डैम्ड मोशन। कैसा ऑसिलेशन है, डैम्ड ऑसिलेशन। ठीक है भैया,
देखोगे एयर के अंदर आप, मैं ये पेंडुलम ही तो है ये जो मैं, अब देखो इसको मैं छोड़ा, कर रहा है धीरे धीरे, इसका ऑसिलेशन का रुक गया। किसने रोका इसको? एक तो एयर के फ्रिक्शन है, दूसरा जो स्प्रिंग है ना, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या बहुत कम है, ये कम फ्लेक्सिबल है। मैंने बताया था पेंडुलम, आइडियल पेंडुलम क्या होता है, जिसकी स्ट्रिंग की फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। इतना बहुत फ्लेक्सिबल है, इसके फ्लेक्सिबल इतना फ्लेक्सिबल है कि कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा, समझ गया? थ्योरी भी भाई फिजिक्स की बड़ी प्यारी होती है, बोरिंग नहीं होती बिल्कुल भी। थ्योरी सुनने वाली थ्योरी होती है, सुनोगे तो आपको फील होगा, नहीं तो आप गधे घोड़े हो। अगर आपको फील ना हो तो, फील होगा तेरे को? तो भैया ठीक है, तो एग्जांपल देख लो, फिर आता है मेंटेन्ड ऑसिलेशन। क्या आता है? अब ड्रम को एक बार पीटते हो तो क्या एक बार पीटने से काम हो जाता है? बसता रहता है, दोबारा पीटना पड़ता है ना, क्योंकि उसके जो मेम्ब्रेन है उसकी ऑसिलेशन क्या होती है, धीरे धीरे कम हो जाती है। तो लगातार आप एनर्जी सप्लाई कर रहे हो ताकि उसकी आवाज क्या रहे, बरकरार रहे, एक जैसी बनी रहे। ऐसे ऑसिलेशन को हम क्या कहते हैं भैया? मेंटेन्ड ऑसिलेशन। आपने देखा होगा पेंडुलम, जो घड़ी का पेंडुलम होता है, उसमें बैटरी लगाते हो आप ताकि उसका पेंडुलम लगातार ऑसिलेट करता रहे, मतलब वो ऑसिलेट करता रहता है तो अपनी एनर्जी को भी लूज करता रहता है। मान लीजिए 1 सेकंड में 1 जूल एनर्जी लूज कर दी उसने ऑसिलेशन में, क्यों? डिसिपेटिव फोर्स की वजह से। डिसिपेटिव फोर्स है वहां पर क्योंकि पेंडुलम एयर में ऑसिलेशन कर रहा है। तो मान लीजिए 1 सेकंड में उनने एक एनर्जी, 1 जूल एनर्जी लॉस कर दी, तो उसकी वजह से एम्पलीट्यूड क्या होगा? कम हो जाएगा। लेकिन जितना कम हो जाती है एनर्जी, उतनी बैटरी क्या करती है? उसको सप्लाई कर देती है। जो कम हुआ उसकी भरपाई होगी, ऑसिलेशन क्या हुआ? वही रहा, एम्पलीट्यूड वही रहा। ठीक है भैया, इसे कहते हैं मेंटेन्ड ऑसिलेशन। क्या कहते हैं? जिस रेट से सिस्टम एनर्जी, ऑसिलेटरी बॉडी जिस रेट से एनर्जी को लूज कर रही है, उसी रेट से हम क्या करते हैं? उसको एनर्जी सप्लाई कर देते हैं, जिसकी वजह से एनर्जी उसकी की कमी हो नहीं पाती उसके पास, और ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होता, ना ही फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, मतलब सिंपल हार्मोनिक बनी रहती है। समझ गए भैया? तो लिखो मैं, if to an actually oscillating system, energy is continuously supplied outside at the same rate at which the energy lost by the body, और उसका एम्पलीट्यूड लगातार क्या होता है भैया? एक जैसा बना रहता है। इस तरह के ऑसिलेशन को हम क्या कहते हैं भैया? मेंटेन्ड ऑसिलेशन कहते हैं। ठीक है भैया, एग्जांपल आपको नीचे बता रखा है मैंने। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो अपने हिसाब से। पेंडुलम जो आप घड़ी में लगाते हो, घड़ी का पेंडुलम होता है, उसको एनर्जी लगातार सप्लाई। ठीक है, ड्रम को पीटते हो आप, ठीक है, लगातार आप उसको एनर्जी देते हो। वो जो बैल होती है जो टिर्र टिर्र बजती है, उसमें भी आप क्या करते हो? लगातार बाहर से एनर्जी सप्लाई दे रहे हो, है ना, मेंटेन करने के लिए ऑसिलेशन। आगे बढ़े, फोर्स एंड रिजोनेंस, फोर्स एंड ऑसिलेशन। फोर्स क्या होती है? तो भैया ऐसी ऑसिलेशन जिसको लाने, मेंटेन करने के लिए, जिसको लाने के लिए आपको बाहर से क्या करना पड़ता है? बाहर ये बल लगाना पड़ता है, बाहर ये एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है। ऐसे ऑसिलेशन को हम क्या कहते हैं भैया? फोर्स ऑसिलेशन। क्या कहते हैं उसे? समझ गए भैया? तो लिखा हुआ है, व्हेन अ बॉडी ऑसिलेट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। एक्सटर्नल, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स समझते हो क्या होगा मतलब साक्षी इसका? अच्छा, मैं प्यार से पूछता हूँ तब तू बताइए। एक्सटर्नल पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फोर्स मतलब क्या होता है? इसकी मम्मी ने बोलता सर ऐसे मत पूछा करो, मेरी बेटी डर जाती है, आपसे डरती है। तो अब प्यार से पूछता हूँ। नहीं सही बात है, कई बच्चे डरते हैं यार भाई। हमें तो टीचर ही शुरू से ऐसे मिले थे, पैडी मार के साढ़े बक्कल तैयार दूंगा तेरा। अब पहले बुराड़ी स्कूल में ऐसे टीचर थे, तीसरी से पढ़ना चालू किया था, ठीक है, तो टीचर ऐसे हुआ करते थे, बक्कल तैयार दूंगा, कभी किसी और में घूम रहा तू है, सारे जाट गुजर सारे बुराड़ी स्कूल में। तब मैडम मैडम नहीं पढ़ी हमने, हम लोग आज तक कोई मैडम नहीं पढ़ाया भाई, रिकॉर्ड है, एक सिंगल मैम ने नहीं पढ़ाया। बचपन में एक बार ट्यूशन जाता तो मैडम पे गलती से लगवा लिया था, बाकी जब तक मैं ग्रेजुएशन में पास हुआ तब तक एक मैडम ने नहीं पढ़ाया मुझे, हम लोग एक मैडम ने। पहली बात तो मैडम फिजिक्स मैथ पढ़ा नहीं सकती, केमिस्ट्री गलती से पढ़ा भी दे तो फिजिक्स मैथ पढ़ाने उनका बस की बात नहीं होती, क्योंकि फिजिक्स और मैथ में ना थोड़ा देखो, एक्चुअल में मैं ये नहीं बोल रहा कि लड़कियों का दिमाग कमजोर होता है, लेकिन जो लड़कियों का जो रिफ्लेक्शन होता है ना, वो बहुत स्लो होता है, मतलब लड़के को कंपेरेटिवली स्लो होता है। ठीक है, नहीं होता है, ये बात है। अभी मान लो कि रिफ्लेक्शन में सोचते हो, तुरंत डिसीजन लेने का, डिसीजन मेकिंग पावर जो होती है बड़ी स्लो होती है उनकी, एज कम वो सोचती है 4 बार चीजों को। अब मान लो लड़ाई वड़ाई हो जाए तो पहले रोने बैठ जाती है,
धुप्पड़ धुनी होती, लड़के में घुसंड मार दो 4 घुसंड फेर देता है इतनी देर में, ठीक है। और लड़कियों में पता है, एक रैप्टा मार दो, चाहे वो कैपेबल हो मारने के लिए, लेकिन वो सोचती है उसको मारने के लिए 4 बार, अबे मार दी तो मार रहा उसको, इसीलिए। और फिजिक्स और मैथ्स में पता क्या होता है कि उसमें तुरंत इंस्टेंटेनियस रिएक्शन चाहिए आपको, ठीक है। केमिस्ट्री तो रटा रटाया होता है, उसमें ज्यादा आपको एक्शन नहीं चाहिए, ठीक है। केमिस्ट्री कमजोर टीचर भी पढ़ा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ओए नहीं, ओए मुद्दे पे आओ, चलो भाई, ठीक है। नहीं मतलब मैं कह रहा हूं, मेरी बात सुनो, नहीं मेरी बात आपको पता होगी भाई, आपके स्कूल में जितनी भी लेडीज टीचर अगर मैथ और फिजिक्स पढ़ा रही होगी, तो आपको लगता होगा कि पढ़ाती नहीं है, खुद पता होगा आपको कि वो पढ़ा नहीं रही, वो केवल बुक रीड कराती है, उनको बुक रीडिंग आती है बहुत अच्छी। इनके स्कूल की मैडम है, वो कह रही है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस तो मेरे को आता ही नहीं है, मैं कहां से पढ़ाऊं, ठीक है, ऐसा बोल रही हो। केटीजी, थर्मोडायनेमिक्स, ये सारे चैप्टर उनको आते ही नहीं है, ठीक है। तो वही है, दिक्कत ये होती है, ठीक है। केमिस्ट्री आता है, केमिस्ट्री मैडमों को आता है क्योंकि उसमें रटा जाता है बहुत सारा, 90% रटा जाता है। केमिस्ट्री की बहुत सारी टीचर देखोगे लेडीज, पीडब्ल्यू में भी एक मैडम अनुष्का मैम, देखिए भी ध्यान में, ओ देखिए भाई प्लीज, ओए ध्यान दीजिए भैया। तो हाँ, मैं क्या कह रहा था भैया, ये हो गया ना आपका फोर्थ डेफिनेशन। अब रेजोनेंस क्या होता है भैया, सुन लीजिए, रेजोनेंस क्या होता है, मैं इसका आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूँ रेजोनेंस का। मान लीजिए आपका दोस्त गिर रहा है, सुन तो लो, होता हम कहेंगे गिरने दो, लड़कियां तो रोने लगती, बचाती भी नहीं, ठीक है। तो सुनो, होता क्या है कि आपका दोस्त गिर रहा है, और तो हम तो हरामी ही, उसी डायरेक्शन में एक लात और मार दो, तो उसकी गिरने की रफ्तार क्या होगी, यही होता है भैया। इसके पीछे भी हाथ है क्या है? तेरे दोस्त के होंगे, तेरे होंगे, ठीक है। देखिए भैया, तो जो आपका दोस्त गिर रहा है मान लो राइट साइड में, आपने उसी डायरेक्शन में उसको क्या किया, लात मार दिया, तो उसकी गिरने की रफ्तार क्या होगी, बढ़ेगी, है ना, बढ़ेगी। बिल्कुल सेम ऐसा ही है, ये मैंने वैसे ये नहीं है एग्जांपल इसका, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि ऐसे मान लीजिए कोई ऑसिलेशन हो रहा है, मान लीजिए उसका क्रस्ट ऊपर जा रहा है, कहां जा रहा है, और उसी डायरेक्शन में आपने और फोर्स लगा दिया उसको, क्या लगा दिया, तो उसका क्रस्ट क्या होगा, एम्पलीट्यूड क्या होगा, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, तो एनर्जी भी क्या होगी उसकी, और लाउडनेस क्या होगी, समझ गए भैया, इसी को कहते हैं रेजोनेंस होना। क्या क्या कहते हैं, ऑसिलेशन में जब भी रेजोनेंस बोला जाएगा, तो ये ध्यान रखना कि इस केस में आपका एम्पलीट्यूड क्या हो चुका है, वेव का बढ़ चुका है, एनर्जी क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। अब आपका दोस्त गिर रहा है, ठीक है, आपने थोड़ी और लात मार दी, तो एनर्जी क्या होगी, बढ़ गई, अब अच्छे से गिरेगा, बढ़िया सर फटेगा, ठीक है। देखिए भैया, रेजोनेंट ऑसिलेशन क्या है ये, इट इज अ पर्टिकुलर केस ऑफ द फोर्स ऑसिलेशन। ये क्या है भैया, फोर्स, हम पैल मार रहे हैं उसको, तो फोर्स ही तो लगा रहे हैं उसको, ऑसिलेशन, ठीक है, इन विच फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्राइविंग फोर्स, आपका दोस्त गिर रहा है, उसी इंस्टेंट पर आपने क्या मारी, उसको लात मारी, यानी उसके गिरने के टाइम आपकी लात पड़ी उसको। तो ये ध्यान रखना, जब आपका वही लिखा हुआ है, कह रहा है कि भैया जो फोर्स लग रहा है उसके ऊपर, उसका फ्रीक्वेंसी और जो वेव चल रही है उसकी फ्रीक्वेंसी दोनों क्या होगी, अगर सेम होगी तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब क्रस्ट अगर ऊपर जा रहा है तो यहाँ फोर्स लग जाए तो ये क्या होगा, और ऊपर चलेगा, ये नीचे जा रहा है तो यहाँ फोर्स लग जाए। ऐसा जब भी हो सकता है जब फोर्स की और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सेम होगी। समझ गए भैया, वही लिखा हुआ है, ठीक है। ड्राइविंग फोर्स मतलब जो मैं लगा रहा हूं इज इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर। जो ऑसिलेट कर रही है बॉडी उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर होनी चाहिए। मतलब जब ऊपर जा रही है तो फोर्स ऊपर लग जाए, जब वो नीचे आ रही है तो फोर्स नीचे लग जाए। समझ गया भैया, तो इस तरह के ऑसिलेशन को हम क्या कहते हैं भैया, रेजोनेंट ऑसिलेशन, ठीक है भैया। Such oscillation are called a resonant oscillation and phenomena is called a resonant। इस कंडीशन को कहते हैं। इससे एक बहुत बड़ी घटना हुई थी अमेरिका में, आज से पता नहीं कितना 80-90 साल पहले हुई थी। ड्रिलिंग हो रही थी, ठीक है, ड्रिलिंग एक पुल के ऊपर हो रही थी, पुल बहुत फर्स्ट क्लास बना हुआ था, नया नया पुल था, ठीक है भैया।
और क्या हुआ था वहां पे ड्रिलिंग में एक साथ आदमी पैर पटकते हैं जमीन पर, ठीक है भैया। और वहां से हवा बह रही थी, ठीक है, हवा पाइप के थ्रू बही, सुनते रहे, पाइप के थ्रू निकली, ठीक है। तो वहां से साउंड प्रोड्यूस हुआ और उस पैर का साउंड क्या हुआ, उनकी फ्रीक्वेंसी ओवरलैप कर गई। ओवरलैप करने से क्या हुआ, एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। और वो पूरा का पूरा ब्रिज क्या हुआ, ढह गया, समझ गया। और लगभग बहुत सारे बंदे मर गए थे उसमें, 500-600 बंदे ड्रिलिंग कर रहे थे और काफी सारे बंदे मर गए थे। अमेरिका की घटना ये, ठीक है। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी में बता रखा है ये, ठीक है। याद लीजिए, समझ गया भैया। तो रेजोनेंस बहुत खतरनाक कंडीशन हो सकती है, इसमें क्या होता है, एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है भैया। एग्जाम्पल देखिए भैया, एग्जाम्पल भैया ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। रट लेना, याद कर लेना, बाकी मैंने आपको समझा दिया इसको, ठीक है। अच्छा देखो आप, हाँ ध्यान दीजिए, आपने देखा बांसुरी वाला बजाता है तो बड़ी सुरीली आवाज आती है, बड़ी लाउड आती है, आप बजाते हो तो पी, है ना। फिर क्या, तो ये दूसरी बांसुरी थी यार जो तू बजा रहा है, उससे भी पी, तो बार बार पी पी नहीं करती है ना, कुछ भी कर लो। रीजन पता क्या, कभी उसके हाथ की ट्यूनिंग जो होती है वो क्या होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी और जो अंदर से वो एयर दे रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अच्छी होती है, मैच कर जाती है, रिजोनेंस होता है, इसलिए लाउड आवाज निकलती है, बढ़िया आवाज निकलती है, ठीक है। लेकिन जब देखिए भैया आपकी होती है, आपका हाथ अलग चल रहा होता है, अब अलग दे रही होती है, तो पूरी आएगी, ठीक है भैया, ठीक है भैया। ये भैया कपल्ड ऑसिलेशन, सुन लीजिए भैया, बेटा कपल्ड ऑसिलेशन है, ठीक है। देखिए ये है, आपने देखा होगा, ऐसा एक रील देखी होगी आपने, रील तो देखते ही हो, ठीक है। ऐसे आके ये बॉब इसमें टकराता है, ये इधर जाता है, ये ऊपर चले आता है, ये रुक जाते हैं यहाँ पर, फिर ये आता है यहाँ पे टकराता है, ये इस तरह के ऑसिलेशन को हम क्या कहते हैं भैया, कपल्ड ऑसिलेशन, क्या कहते हैं इसे, जहां पर दो बॉडी, जहां पर दो बॉडी आपस में क्या हो, कनेक्टेड हो, क्या हो, कनेक्टेड हो, ठीक है। और एक बॉडी का ऑसिलेशन दूसरी बॉडी के ऊपर डायरेक्टली इंपैक्ट डालता हो, इस तरह के ऑसिलेशन को हम क्या कहते हैं, कपल्ड ऑफ ऑसिलेशन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन आपको याद रखनी है, खैर डेफिनेशन तो आसान ही थी। जैसे मान लीजिए आपने कई सारी स्प्रिंग को आपस में कनेक्ट कर दिया, आप अगर इसके अंदर कुछ भी जर्क मारते हो, एनर्जी सप्लाई देते हो, तो इसके अंदर क्या होगी, ऑसिलेशन होगी, वो ऑसिलेशन इसको भी इंपैक्ट करेगी, वो ऑसिलेशन इसमें किसी में भी एक में भी ऑसिलेशन हो तो वो बाकी के ऑसिलेशन को क्या करेगी, इंपैक्ट डालती है। तो इस तरह के ऑसिलेशन को हम क्या कहते हैं भैया, कपल्ड ऑसिलेशन कहते हैं। यहाँ पर दो सिस्टम है, देखिए यहाँ पर एक बॉब ये रहा, एक बॉब ये रहा, दो बॉब है अपने पास, ठीक है, दोनों बॉब आपस में कनेक्टेड है बाय स्प्रिंग। तो भैया अगर इसमें आप स्प्रिंग ऑसिलेशन कराओगे तो जाहिर सी बात है इसके अंदर भी क्या होगी, दो सिस्टम ऐसे ऑसिलेटरी सिस्टम जो ऑसिलेशन कर सकते हैं, अगर आपस में कनेक्टेड है तो इसकी एनर्जी उसको, इसकी एनर्जी इसको इन्फ्लुएंस करेगी। इस तरह के ऑसिलेशन को हम कहते हैं भैया कपल्ड ऑसिलेशन कहते हैं। जरा डेफिनेशन एक बार पढ़ लिया जाए, ठीक है। कह रहा है अ सिस्टम ऑफ टू मोर ऑसिलेटर, ऑसिलेटर क्या होता है, जो ऑसिलेट कर सकता हो, ठीक है, लिंक टुगेदर, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सच इन अ वे दैट देयर इज अ म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन द कॉल्ड कपल्ड ऑसिलेटर। क्या कहते हैं उसे, वो वाली वीडियो तो देखी होगी ना, देखिए ऐसा एक पेंडुलम आता है, टकराता है, वो दूसरे आता है, ठीक है, तू बीच में ही रहेगा बेटा। द ऑसिलेशन ऑफ सच अ सिस्टम इज कॉल्ड कपल्ड। एग्जांपल में देखिए भैया बता रखा है आपको, डायग्राम बना लीजिए, ठीक है। इस चैप्टर के नोट्स कंप्लीट कर लेना, मैं जो एनसीईआरटी क्वेश्चन लगवाऊंगा आज भेजूंगा वो एनसीईआरटी क्वेश्चन कर लेना, ठीक है भैया। अभी मैं सीबीएसई ओरिएंटेड हूं तो अभी मैं बाहर की कोई चीज नहीं कराऊंगा, ठीक है। इस चैप्टर की सारी चीज करा दी है, ऑलमोस्ट सारी चीज करा दी है, मतलब ये चैप्टर मैंने 98% कंप्लीट करा आपको हर लेवल पे, हाँ हर लेवल पे करा दिया 98%। बाकी 2% जो था वो नहीं कराया क्योंकि वो थोड़ा आपको समझ में नहीं आएगा फिर, ठीक है। अभी जिस हम सीबीएसई ओरिएंटेड है तो इसलिए भैया सीबीएसई के हिसाब से भी कर लो क्योंकि एग्जाम भी आने वाले हैं, ठीक है। वेब भी पूरे कराऊंगा लेकिन रिवीजन में सीबीएसई ओरिएंटेड होकर कराऊंगा, ठीक है भैया। और ये भी अगला जो चैप्टर है वो कल से चालू होगा, वेब नाम है, ठीक है उसका। और मेरे हिसाब से सेकंड टर्म का जो चैप्टर्स हैं वो काफी आसान है फर्स्ट टर्म के कंपेरेटिवली, ठीक है। तो रिवीजन में कितनी भी तेज कराऊंगा आपको समझ में आएगा, ठीक है। दिक्कत आएगी थोड़ी बहुत रिवीजन में तो सकता है आपको ग्रेविटेशन में, बाकी सारे चैप्टर थियोरेटिकल है, ठीक है, सब चैप्टर थियोरेटिकल है, ठीक है। थ्योरी आराम से समझेगी, हाँ लेकिन अगला जो चैप्टर है वो थोड़ा सा दिमाग वाला चैप्टर, ठीक है फिर, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, टाइमिंग वही जो रहती है आपकी, सुबह भी होगी, मिलते हैं।
जय हिंद, जय भारत।